देखो लास्ट क्लास में हमने जो भी टॉपिक पढ़ा था पहले में उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। उसके बाद जो हम आज शुरू कर रहे हैं हमारे पास वो है भूमिदान और नए सम्राट ग्रामीण। देखो हम ना हमारा जो इसका जो मेन हेडिंग है ना भाई वो क्या थी, पहले हम इसकी मेन हेडिंग पे आते हैं। देखो जो हमारे पास की मेन हेडिंग है बदलते हुए देहात, ये था ना मेरे पास टॉपिक क्या भाई, बदलता हुआ देहात। तो ये जो बदलता हुआ जो देहात है, सबसे पहले मैंने पढ़ा कि भाई जनता में राजा की छवि क्या थी, मैंने बताया था भाई कि देविक राजा वगैरह मतलब कि जो राजा थे वो, ठीक है। उसके बाद हम जो अगली बात इसके अंदर करते हैं ना वो मेरे पास क्या आती है भाई, उपज बढ़ाने के तरीके। भाई खेती की उपज कैसे बढ़ाई थी, पहले कौन सा तरीका था, उसके बाद कौन सा तरीका आया ये, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है ग्रामीण समाज में विभिन्नता है। ये जो जो पिछड़ा इलाका है वहां के जो समाज, वहां के जो लोग थे वहां पे विभिन्नता है, कोई छोटा किसान था, कोई बड़ा किसान था, कोई जमींदार था, ठीक है। और मतलब कुछ कुछ लोग थे जो किसी दूसरे के जाके खेत में काम करते थे और कुछ कुछ अपने पास लगे हुए थे। पास में क्या बोल रहा हूँ मैं, फिर सुनो। अब मेरे पास जो उसके आगे है वो हम जो पढ़ने वाले हैं भाई, हमारे पास वो है भूमिदान और नए सम्राट ग्रामीण, ठीक है। देखो भाई सबसे पहला वर्ड मेरे पास है ईसवी। सबको पता है ईसवी क्या होता है, ईसवी का मतलब है जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ठीक है। अगर ईसा पूर्व लिखा जाए क्या समझेंगे हम, ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात है, ठीक है। और उसके बाद का लिखा हो सकता है, देखो एक तो ई होता है, इसको ईसा मसीह, ईसा मतलब ईसवी बोलते हैं। एक ईसवी पूर्व होता है, इसको इसमें से पहले। और वर्तमान होता है, इसको और क्या बोलते हैं, देखो एक तो वर्तमान बोलते हैं, ठीक है, जिसको अभी का मतलब कि उसके जन्म के बाद की बात, जो अभी से जस्ट पहले की बात है ना वो वाली बातें होती है। ये तीन चीजें होती हैं जो तुम चैप्टर फर्स्ट के नोट्स में तो सारे लिखे हुए दिख जाएंगे। हाँ, लिखे देखे थे ना वो चीजें, सुनो। तो कह रहे कि ईसवी की आरंभिक शताब्दियों से ही भूमिदान के प्रमाण मिलते हैं। भाई देखो भूमिदान का मतलब क्या है, जिसके पास बहुत जमीन है ना उसने जमीन बांट दी। गांव में जो बहुत सारे जो बड़े बड़े जो राजा होते हैं ना, ठीक है, वो सारे क्या करते हैं भाई, अपनी जमीन बांट देते हैं। जैसे मान के चलो कि बहुत ही बड़ा राजा है, अब वो मान लो उसकी बेटी का बेटे का बर्थडे, फिर मान लो कोई बेटा पैदा हुआ, ठीक। तो अब उसको लगा हाँ भाई मेरा वंश सब आगे चलेगा। अब पता क्या करेगा वो लोगों में खुशी खुशी में जमीन बांटता है कि ये लो इतनी जमीन के साथ तुम्हारा घर बना के रहो उस पे, ये चीज। तो वही कह रहा है कि ईसवी के आरंभिक शताब्दी मतलब कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उनके स्टार्टिंग के सालों में, ठीक है, फिर अब भूमिदान के प्रमाण मिलते हैं, भूमिदान के सबूत मिलते हैं। इनमें से कई का उल्लेख अभिलेखों में मिलता है भाई। कुछ कुछ का जो उल्लेख है, कुछ कुछ की जो बातें हैं अभिलेख के अंदर मिलती है। अभिलेख क्या होते हैं भाई, लिखे हुए पात्र होते हैं, ठीक है, पत्थर के ऊपर, पत्तों के ऊपर, कपड़ों के ऊपर जो लिखी हुई चीज है वो मिलती है। फिर उसके बाद कह रहा है कि इनमें से कुछ अभिलेख पत्थरों पर लिखे गए थे, लेकिन अधिकांश ताम पत्रों पर खुदे होते थे, मतलब खुदे होते, समझ रहे हो। जो मेरे पास जो भी अभिलेख है पत्थर पर लिखे होते थे या फिर बाकी में बस ताम पत्र, ताम्र पत्र क्या होता है, पत्थर टाइप होता है, कागज जिससे होते हैं उसी को ताम्र पत्र बोलते हैं। तो मतलब कि जैसे मान लो कि कोई सी पीतल का पत्ता हो, पीतल का समझ रहे हो, पीतल की सीट हो गई, सोने की सीट हो गई, इस पर लिखे जाते हैं, ठीक। फिर कि जिन्हें जिन्हें संभवतः उन लोगों को प्रमाण के रूप में दिया जाता था जो भूमिदान लेते थे। देखो अब भाई ये जो ताम पत्र है ये उन लोगों को दिया जाता था जो भूमिदान स्वीकार करते थे। जैसे मान के चलो तुमसे ऐसा बोल दूं कि मान लो मेरा बर्थडे आ रहा है, ठीक है, तो अब मैं क्या भाई अपने बर्थडे पे ना जो जितने भी लोगों ने गिफ्ट दिया मेरे को, अब मैं सबको अपनी तरफ से ना एक ना कार्ड दे दूं, ठीक। तो अब क्या पता लगेगा कि हाँ भाई जब किसी का पहले बर्थडे हुआ करता था तो उसमें एक कार्ड बांटता था। तो पहले जमाने क्या था कि अगर कोई भूमिदान कर रहा है, ठीक है, तो भूमिदान के टाइम पे क्या होता है, जब भूमिदान की बात होती है तो जो ताम्रपत्र मतलब ताम्र पत्र दिए जाते हैं, ठीक है, वो उसी बात का सबूत है कि हाँ भाई राजा ने इसको जमीन दान में दी है, समझ रहे हो। उसमें ये तो लिखा होता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक की जमीन मैं इसके नाम करता हूँ, ये तो है। तो वही चीजें होती हैं। उसके बाद कह रहे कि भूमिदान के जो प्रमाण मिले हैं, मतलब भूमिदान के जो सबूत मिले हैं, वे साधारण तौर पर धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को दिए गए थे, ठीक है। ये जो जितने भी जो जमीन जो दी गई ना, ये नहीं कि ऐरा गैरा को थमा दिया, ठीक है, जो ब्राह्मण थे, ठीक है, उनको, और जो भी धार्मिक संस्था, मंदिर, मस्जिद, ये सारी चीजें बौद्ध धर्म के या फिर ईसा धर्म के, जिस धर्म के थे ना, उन सबको दिए गए थे, सबको नहीं दिए गए। उसके बाद भी आगे हमारे पास है फिर कि अधिकांश अभिलेख संस्कृत में थे। भाई देखो पहले ना संस्कृत भाषा बहुत ज्यादा प्रचलित में थी। आजकल पता क्या होता है, लोग संस्कृत पढ़ते हैं, सब्जेक्ट है उनके पास, पता नहीं कैसे पास हो जा रहे हैं, हो ही जा रहे हैं। मेरे पास कुछ बच्चे हैं, मैं संस्कृत पढ़ाता नहीं हूँ,
कुछ बच्चे हैं संस्कृत है उनके पास, बस पास हुए जा रहे हैं, हुए जा रहे हैं, पता नहीं क्या। सुनो, तो कह रहे कि विशेषकर का मतलब स्पेशली, ठीक है। तो विशेषकर 7वीं शताब्दी के बाद के अभिलेखों के कुछ अंश संस्कृत में और कुछ तमिल और तेलुगु जैसी स्थानीय भाषाओं में, ठीक है। मैंने क्या बोला कि भाई जो स्पेशली जो 7वीं शताब्दी है ना भाई, 7वीं शताब्दी में मिले हुए जितने भी अभिलेख है वो ज्यादातर संस्कृत, ठीक है, तमिल भाषा और तेलुगु है, इन भाषा में लिखा हुआ है। हो सकता है कि आइए कह रहे कि एक ऐसे अभिलेख पर ध्यान से विचार कर, देखो भाई अपना कुछ एक अभिलेख है उसके बारे में जो जो बातें हम पढ़ते हैं। देखो कह रहे कि प्रभावती गुप्त आरंभिक भारत के सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, हाँ भाई कह रहे चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। यहाँ पे क्या बता रखा है, जो यहाँ पे क्या बता रखा है, प्रभावती गुप्त, प्रभावती गुप्त एक लड़की का नाम है, ठीक है। वो क्या है कि आरंभिक भारत के, स्टार्टिंग के भारत के एक सबसे महत्वपूर्ण शासक, बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक, बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा चंद्रगुप्त, मतलब कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, ठीक है। बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ? देखो बस इतनी सी बात है, जो मेरे पास है जो प्रभावती है, प्रभावती गुप्त जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, चंद्रगुप्त है उसकी पुत्री थी, ठीक है। फिर सुनो, कह रहे कि उसका जो विवाह है, हाँ भाई कह रहे कि उसका विवाह दक्कन पठार के वाकाटक परिवार में हुआ था, जो एक महत्वपूर्ण शासक वंश था। भाई उसका जो विवाह कहाँ पे हुआ था, एक बता रखा है, मतलब कि वाकाटक। भाई देखो पहले ऐसे नाम हुआ करते थे, ठीक है। अब पता है अभी भी बहुत सारे ऐसे ऐसे अजीब गरीब नाम रहते हैं ना, सोचो मत, पता नहीं मैंने एक का सुना था, तलवार, सरनेम तलवार था, सरनेम तलवार है, मेरा दोस्त उसका सरनेम तलवार है, पता नहीं है, मुकेश, हाँ मुकेश नाम है, मुकेश तलवार, चोर। तो हाँ भाई उसके बाद कह रहे कि उसका विवाह दक्कन पठार के वकाटक परिवार में हुआ था, जो एक महत्वपूर्ण शासक वंश था। कह रहे कि संस्कृत धर्म शास्त्रों के अनुसार, अगर संस्कृत के कुछ धर्म शास्त्रों को उठाए तो उसके अनुसार महिलाओं को भी भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था। भाई पहले महिलाओं को ज्यादा अधिकार नहीं होते थे, वैसे अभी पता है बहुत सारे लोग ना इंपॉर्टेंस देते नहीं है, फिर भी महिला मतलब कि थोड़ी इंडिपेंडेंट हो गई है। जैसे मान लो भाई तुम सब हो, ठीक है, तो अब ना जैसे मान लो तुम महिला पढ़ाई कर रही है ना, तो पहले ऐसा नहीं था, अभी भी गांव में 10वीं पास करा दी शादी करा दी, गांव में अभी भी होता है ऐसा, ठीक। और जिनकी फैमिली बहुत ही पिछड़े होते हैं ना, पिछड़े ख्यालात के होते हैं, वो अभी भी ऐसा करा देते हैं। तुम्हें एक एग्जांपल तो याद ही होगा, हमारे ट्यूशन में था, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद कह रहे कि लेकिन एक अभिलेख से पता चलता है कि प्रभावती भूमि की स्वामी थी। देखो मैंने तुम्हें क्या बताया कि भाई पहले के जमाने में जो स्त्री थी उनको भूमि की स्वामित्व उनको नहीं दिया जाता, मतलब कि उनको जमीन का मालिकाना हक उनको नहीं दिया जाता, लेकिन जो प्रभावती थी उसको किसी न किसी भूमि की स्वामी थी, ठीक है। कह रही और उसने दान भी किया था, उसने भाई बहुत सारी जमीन का दान भी किया था। कह रहा इसका एक कारण यह हो सकता है क्योंकि वह एक रानी थी, भाई ब्रैकेट वाला इग्नोर मार दो, ठीक है, क्योंकि एक रानी थी और इसीलिए उनका यह उदाहरण एक विरला ही रहा हो। देखो भाई यहाँ पे ये कह रहा है कि मतलब कि ज्यादातर फैलता रहा हो कि हाँ भाई ठीक है इसके पास है, इसके पास है। सो अब क्या होता है, यहाँ पे एक बात बता रखी है कि पहले के टाइम पे ना जो भी स्त्री थी उनके पास ये सब मतलब कि जो भी जमीन वगैरह नहीं होती थी, लेकिन उस टाइम भी एक स्त्री थी प्रभावती, ठीक है, वो भूमि की स्वामी थी, भूमि की स्वामी मतलब कि जमीन की मालिक थी, ठीक है। ये बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ? फिर सुनो, कह रहे कि यह भी संभव है कि धर्मशास्त्रों को हर स्थान पर समान रूप से लागू नहीं किया जाता। देखो ऐसा भी हो सकता है कि भाई पहले के टाइम पे किसी मतलब कि वो रानी थी इसलिए उसके पास जमीन थी। बात समझ, देखो पहले मैंने क्या बोला कि पहले के टाइम पे जो भी स्त्री है उनके पास जमीन वगैरह नहीं होती थी, ठीक। अब ये बात बता रखी है अब ना, लेकिन जो मतलब क्या प्रभावती, ठीक है, प्रभावती के पास जमीन थी, तो लोगों के मन में ना ये सोच आई, जो इतिहासकार ने सोचा भाई ऐसा क्यों है, लोगों के मन में सोच आई कि भाई ऐसा हुआ क्यों है कि पहले बोल रखा है पहले के टाइम पे जमीन नहीं होती थी लेकिन प्रभावती के पास कैसे आई। तो लोगों ने पहले सोचा, पहली बात ये सोची कि भाई हो सकता है रानी है इसलिए उसको जमीन है, ठीक है। दूसरी बात सोची कि ऐसा भी हो सकता है ये जो बात बोली है ना, जो ग्रंथ में बात बोल रही कि स्त्री के नाम पे जमीन नहीं होगी, हो सकता है ये बात सब जगह लागू ना होती हो। समझ में आई बात? मैं तुमसे बोल रहा हूँ, देखो कि गांव है,
गांव में लड़की 15, 16, 17, 18 की शादी करा देते हैं। ठीक, दिल्ली में थोड़ी ना है। पता है, तुम मानोगे नहीं, भाई बहुत सारी, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो तुम ही पिछड़े इलाके में हो ना, सबसे पिछड़ा इलाका ही हुआ है। अब मेरे भी कुछ कुछ फ्रेंड वगैरह हैं, तो वो 32 साल की हो रखी है, लेकिन लगते नहीं हमें 32 साल की है। उनकी शादी, उन्होंने शादी नहीं करी अभी तक। वो सब सोचते हैं भाई इंडिपेंडेंसी अच्छी चीज है, मतलब कि भाई एकदम खुला अपना रहना, वो घर वालों से अलग रहते हैं, शादी वादी कोई मैटर ही नहीं है। तो उनके घर वाले पूछते हैं, थोड़ा मॉडर्न है। तो मॉडर्न तुम क्या ही बनोगे, फुट जाओगे ज्यादा मॉडर्न बनोगे तो। सुनो, तो मैंने क्या बोला भाई, यहाँ पे कह रहे हैं कि यह भी संभव है कि धर्म शास्त्रों को हर स्थान पर समान रूप से लागू नहीं किया जाता। अरे जो धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है ना, क्या लिखा धर्म शास्त्र में कि स्त्रियों के नाम पे भूमि नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो धर्म शास्त्र है सब जगह लागू ना होता हो। बात में आ गई। फिर कह रहे कि अभिलेख से हमें, हाँ भाई, अभिलेख से हमें ग्रामीण प्रजा का भी पता लगता है, जो ग्रामीण प्रजा है, जो जनता है, उनके बारे में पता लगता है। कह रही इनमें ब्राह्मण, किसान तथा अन्य प्रकार के वर्ग शामिल थे, जो शासकों या उनके प्रतिनिधियों को कई प्रकार से वस्तुएं प्रदान करते थे। देखो यहाँ पे क्या लिखा भाई कि इनमें कौन कौन से, देखो यहाँ पे ये वाली बातें बता रखी है कि जो पहले के टाइम पे जो थे लोग, ठीक है, वो कौन कौन से थे। कह रहे इनमें ब्राह्मण, ठीक, किसान तथा अन्य प्रकार के वर्ग शामिल थे। भाई अन्य प्रकार के वर्ग में ना अदर कैटेगरी आ जाती है, मतलब ब्राह्मण को, किसान को छोड़ के और सारा काम करने वाले, ठीक है। फिर सुनो, तो यहाँ पर किसान तथा अन्य प्रकार के वर्ग शामिल थे, जो शासकों या उनके प्रतिनिधियों को कई प्रकार की वस्तु प्रदान करते थे, ठीक है। ये ऐसे होते थे जो शासक को या उनके प्रतिनिधि, मतलब कि जो शासक के बदले जो राज करता है, राजा के बदले जो राजा का जो जस्ट नीचे होता है ना, उसको बोलते हैं प्रतिनिधि। देखो प्रतिनिधि का मतलब क्या है, राजा के नीचे वाला हिस्सा, प्रतिनिधि, ठीक है। तो ऐसे मंत्री वगैरह हो गए ये सारे सारे। तो प्रतिनिधि को कई प्रकार की वस्तु प्रदान करते, भाई कौन कौन, ब्राह्मण हो गए, किसान वगैरह, ये सारे सारे। फिर अभिलेखों के अनुसार इन लोगों गांव के नए प्रधान की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था और संभवतः अपने भुगतान से ही उन्हें देने पड़ते थे। कह रहे कि उन्हें, हाँ भाई, संभवतः अपने भुगतान उसे ही देने पड़ते थे। वो यहाँ पे क्या लिखा हुआ भाई, इसमें कह रहा है कि अभी जो अभिलेख लिखे है ना, उस अभिलेख के अनुसार ये है कि भाई, अभिलेख के अनुसार इन लोगों को गांव के नए प्रधान की आज्ञा का पालन करना। जो गांव का नया प्रधान बनाया ना, प्रधान कौन, राजा का प्रतिनिधि, जो राजा के जो नीचे, जैसे मान लो कि मोदी है, मोदी के नीचे प्रतिनिधि प्रतिनिधि बहुत सारे लोग होंगे ना, उसके नीचे भी प्रतिनिधि होते हैं, उसके नीचे भी प्रतिनिधि होते हैं। जैसे मान लो कि मैं तुमसे ऐसा बोल दूं, एक थाना है, ठीक है, थाने के अंदर भाई मान लो एक इंस्पेक्टर है, ठीक, तो उसके नीचे एक और इंस्पेक्टर बोलते हैं, सब इंस्पेक्टर उसको बोलते हैं, मतलब कि प्रतिनिधि इंस्पेक्टर बोलते हैं उसको। एक हो गया मेन इंस्पेक्टर, उसके नीचे कौन है भाई, सब इंस्पेक्टर, ठीक है, कांस्टेबल, सब कांस्टेबल, ऐसा भी तो होता है। तो इसको बोलते हैं प्रतिनिधि, उसी के जस्ट नीचे वाला है, फिर मान लो जिसके ऊपर पूरा पूरा राज करता हो। अब सुनो, तो यहाँ पे वही कह रहा है कि मतलब इन अभिलेख में लिखा हुआ है कि गांव के जो नए प्रधान बनेंगे, लोगों को उनकी आज्ञा का पालन करना होगा और जो जैसा चाहेंगे वैसा करना होगा, ठीक है। उसके बाद फिर इस प्रकार भूमिदान अभिलेख देश में कई हिस्सों में प्राप्त होते हैं। कह रहे कि इस प्रकार का जो भूमिदान अभिलेख है ना, जो मतलब भूमिदान करते वक्त जो अभिलेख लिखते हैं, इस प्रकार के देश के कई हिस्सों में प्राप्त हुए हैं। देश के बहुत सारे हिस्से हैं जहाँ पे ये अभिलेख मिले हैं कि जिसमें ये लिखा हुआ कि एक राजा ने इन लोगों के नाम पे जमीन कर दी है, ठीक है। फिर क्षेत्रों में दान दी गई भूमि की माप में अंतर करें, कहीं कहीं छोटे छोटे टुकड़े तो कहीं कहीं बड़े बड़े क्षेत्र दान में दिए गए। देखो भाई कहीं पे छोटी छोटी जमीन दी गई है और कहीं पे बड़ी बड़ी जमीन दी गई है। फिर साथ ही भूमि दान में दान प्रदान करने वाले, सुनो भाई, मैंने क्या बोला, तो कह रहे कि साथ ही भूमिदान, अरे यार, हम कह रहे कि साथ ही भूमिदान में दान प्राप्त करने वाले लोगों के अधिकार में भी क्षेत्रीय परिवर्तन मिलते हैं। और भाई वो सारे के सारे लोग जिन्होंने भूमिदान प्राप्त किया था, मतलब कि जिनको भूमि दी गई थी, जिनको भूमि दी, उसी को देखो मैं लिखा ना कि दान प्राप्त करने वाले, मतलब कि जो भूमि दान प्राप्त करने वाले वो लोग जिनको जमीन दी गई थी, तो उनके भी क्षेत्रीय परिवर्तन मिले, उन्होंने जगह बदल ली। वो पहले कहाँ रहते थे कैसे, बाद में अच्छे तरीके से रहने लगे। तुम बताओ, कॉमन सेंस लगाओ कि पहले मान तुम्हारे पास घर नहीं है, एकदम कबाड़ बन के रहोगे, अब तुम्हें अगर एक स्थायी घर दे दी जाए ना, तो तुम फिर ठीक ठाक बन के रहोगे, ऐसा होता है। फिर भाई कह रहे कि इतिहासकारों में भूमि दान का प्रभाव एक गर्म वाद विवाद का विषय बना हुआ है। देखो इतिहासकार जो है ना भाई, उनके मन में ये बात बहुत खटकती है कि भाई ये क्या भूमि दान क्यों हो रहा है। क्या लिखा है, देखो इतिहासकारों में भूमिदान का प्रभाव एक गर्म वाद विवाद का विषय बना हुआ है। देखो जैसे ही किसी को
जमीन दे दी, तुरंत रंग बदलता है वो। ठीक है, ये बात जो है ना इतिहासकार है उनके मन में बहुत देर से खटकती है। उसके बाद सुनो भाई। तो भाई कह रहा कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भूमिदान शासक वंश द्वारा कृषि को नए क्षेत्र में प्रोत्साहन करने की एक रणनीति। देखो भाई, कुछ ना कुछ इतिहासकार ये बोलते हैं कि अच्छा पता लोग इतिहासकार के मन में डाउट क्या है? इतिहासकार के मन में डाउट है भाई ये जमीन दान क्यों दे रहा है, जमीन जो है दान में दे क्यों रहा है, कि डाउट था उस इतिहासकार के मन के अंदर। ठीक है, फिर सुनो, यहाँ पे उसके बाद कह रहा है कि कुछ इतिहासकार का मानना है, भाई कुछ कुछ इतिहासकार हैं वो ऐसा मानते हैं, मतलब उनका मानना है कि भूमिदान शासक वंश द्वारा कृषि के नए क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने के लिए एक रणनीति थी, एक एक ना चाल थी, एक प्रकार की रणनीति थी, जिससे लोग जो है उनको जहां जमीन दी जाए ना वहां पे खेती करना शुरू कर दे। मुझे बताओ, एक बहुत ही बंजर जमीन पड़ी है, वहां कोई खेती नहीं कर रहा, अगर किसी को दान दे दी जाए जमीन, खेती करेगा वो, करेगा ना। तो अब ना इसमें कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि भाई जो भूमि दान है ना वो शासक के द्वारा एक प्रकृति रणनीति है, एक चाल है, जिससे भाई जमीन जिसको दी जाए वो उस जंगल में फंस जाए, वह जाके वहां पे खेती करना शुरू कर दे। उसके बाद कह रहे कि जबकि कुछ का कहना है, जबकि कुछ इतिहासकार का कहना है कि भूमिदान से दुर्बल होते राजनीतिक प्रभुत्व का संकेत मिलता है, अर्थात राजा का शासन समानतों पर दुर्बल मतलब कि दुर्बल होने लगा, तो उन्होंने भूमिदान के माध्यम से अपने समर्थक जुटाने प्रारंभ किया। देखो अब पता क्या हुआ, अच्छा सामंतों का तो मतलब क्या होता है, लोग सामंत में राष्ट्र का समुदाय था, क्या होता है सामंत, पता ना भाई, सामंत क्या होता है, क्या होता है? अच्छा जी, भाई यहाँ सुनो, कह रहे कि जबकि कुछ का कहना है कि भूमिदान से दुर्बल होते राजनीतिक प्रभुत्व का संकेत मिलता है। पहले इस लाइन को समझो, इस लाइन में क्या रखा है कि भाई जो भूमिदान है ना उससे इस बात का संकेत मिलता है कि राजा अपनी प्रजा के ऊपर अपना कंट्रोल खो चुका है। बात समझ, देखो एक राजा है, ठीक है, अगर उसकी जनता जो है ना उसको पसंद नहीं करती तो राजा किसी काम का नहीं है। जैसे मान लो कि भाई यहाँ का बिदुड़ी है, अब बिदुड़ी को पसंद नहीं करता, वो जहां आता ईट फेंक के मारते मान लो, तो यहाँ पे क्या उसको कोई पसंद नहीं कर रहा, वो कैसे टिक जाएगा यहाँ पे? तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि अब बिदुड़ी अगर ऐसा कर दे, कुछ अच्छा काम करना शुरू कर दे, तो बोले हाँ भाई इंसान अच्छा है। बात समझ आ रही है? अगर बिदुड़ी कोई अच्छा काम करना शुरू कर दे, लोग क्या बोलेंगे, इंसान तो अच्छा है। ऐसे बोलेंगे भाई, लोगों के मन में लालच होती है, कैसा भी इंसान हो सबके मन में लालच है। ठीक, अब सुनो, कह रहे कि जबकि कुछ का कहना है कि भूमिदान से दुर्बल होते राजनीतिक प्रभुत्व का संकेत मिलता है, अर्थात राजा का शासन समानतों पर दुर्बल होने लगा। भाई यहाँ पे कह रहा है कि जो समानतो है ना वो व्यक्ति होते हैं जो एक तरीके से राजा का पद लेने की कोशिश करते हैं, जो राजा के बदले काम करते हैं ना उसको समान, यहाँ पे समानतो बोला गया है। तो कह रहा है कि राजा का शासन समानतो पर दुर्बल होने लगा, तो उन्होंने भूमिदान के माध्यम से अपने समर्थक जुटाने प्रारंभ किए। अब राजा ने देखो जैसे ही राजा कमजोर पड़ने लगा ना, राजा ने क्या किया, लोगों को जमीन दान दे देके ना लोगों को अपनी तरफ, लोगों को अपने साइड लेने की कोशिश, जैसे मतलब कि लोगों को अपने साइड लाने की कोशिश करी। जैसे मान के चलो कि 4 जने, ठीक है, अब ना चार दो दो जने अलग हो गए, अब लोग क्या, वो अलग जो 2 जने ना वो अपने साथ उन्होंने लोगों को जोड़ लिया, अब वो सारे सारे मिलके इन दोनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, फिर मान लो इन दोनों को हराने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये दोनों पता क्या करेंगे, ये जो दोनों दोनों अब ना मान लो बहुत अमीर है, अब जितने भी जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं उन सबको वो दान देना शुरू कर देंगे। अब दान देने लोग भाई अच्छा इंसान है यार, तो ऐसे तो होगा। अगर कोई जैसे मान लो कोई राजा है, ठीक है, अगर राजा के खिलाफ कोई कुछ भड़काता है ना, अगर वो राजा उनके लिए अच्छा काम कर दे, अगर राजा उनके लिए अच्छा काम कर देगा भाई, दैट केस क्या होता है, इस टाइम पे क्या होता है कि वो राजा की ना इज्जत बन जाती है लोगों के मन में, ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद फिर कि उनका यह भी मानना है कि राजा स्वयं को उत्कृष्ट स्तर के मानव के मानव के रूप में प्रदर्शित करना चाहते थे। जैसे कह रहे कि जैसा कि हमने पिछले अंश में देखा, देखो यहाँ पे जो राजा है ना अपने आप को ऐसा दिखाना चाहता है कि भाई मैं मतलब कि तुम्हारे लिए ही हूँ। राजा अपने आप को ऐसा दिखाना चाहता है, देखो जमीन देके उनको अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता है, जमीन को देके अपनी ओर क्या आकर्षित करना चाहता है। तो भाई यहाँ पे अगर वो आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है तो क्या क्या करेगा वो,
सबसे पहले चीज वो जमीन दान दे रहा है, दूसरा उनको ऐसा दिखा रहा है कि भाई मैं जो भी हूं तुम्हारे लिए हूं, तुम्हें जो दिक्कत है मुझे बताओ, ये चीज है। फिर नेक्स्ट जो मेरे पास है, कह रहे कि उनका नियंत्रण ढीला होता जा रहा था, इसलिए वे अपनी शक्ति का आडंबर प्रस्तुत करना चाहते। देखो भाई मैंने क्या बोला कि राजा है जो है उसकी शक्ति क्या कमजोर पड़ती जा रही थी। अगर राजा की शक्ति कमजोर पड़ती जा रही थी तो उसके बाद क्या हो भाई, वो सोचेगा किसी भी तरीके से लोग मेरी इज्जत करना शुरू कर दें, ऐसे ही तो होगा। अगर जो राजा जो है, ठीक है, अगर उसकी शक्ति कमजोर पड़ती रहेगी, भाई लोग क्या बोलेंगे कि भाई ये तो इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। राजा जमीन वगैरह देना शुरू कर देगा, भाई अब ना लोग उसकी इज्जत करने लग जाएंगे। मैं तुम्हें ना तुम्हें रियल लाइफ का एग्जांपल दे सकता हूँ मैं। जैसे मान लो कि तुम 4-5 दोस्त हो, उन 4-5 दोस्तों में जो सबसे ज्यादा और सब पे पैसा खर्च करता होगा, भाई उसकी बहुत चलती है हमेशा। जैसे मान लो कि चार चार दोस्त हैं, उसमें से एक बहुत रईस है, तो अगर वो ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है तो खूब इंपॉर्टेंस है उसकी। भाई सब जगह ऐसे ही होता है। जैसे मान लो कि हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ में अगर हस्बैंड की सैलरी बहुत अच्छी है ना, उसकी वाइफ उसकी बहुत इज्जत करती है। अगर कमाता वाता कुछ नहीं है ना, भाई गाली वाली बकरी होती है। ऐसा होता है, तुम देखा होगा किसी किसी घर में, ठीक है, ऐसा होता है। दूसरी चीज पता क्या होता है, जैसे मान लो तुमने अब मैं तुम्हें थोड़ा बहुत निब्बा निब्बी का बताता हूँ। उसमें निब्बे की इज्जत तभी ज्यादा होती है। समझ रहे हो क्या होता है निब्बा निब्बी? चलो समझ जाओ, इतना तो समझदार हो। देखो भाई, हम अगली बात करते हैं, कह रहे कि भूमिदान के प्रचलन से राज्य तथा किसानों के बीच संबंध की झांकी मिलती है। देखो भाई, भूमिदान के प्रचलन से राज्य तथा किसानों के बीच संबंध की झांकी मिलती है। अब क्या हुआ, जैसे ही राजा ने भूमि के दान करा ना, तो अब लोग क्या खुश हो गए, भाई ये थोड़ा अच्छा राजा यार, ठीक है। फिर कर लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन पर अधिकारियों या सामंतों का नियंत्रण नहीं था। देखो, राजा उन लोगों को अपनी तरफ खींच रहा था जिन पे जो भी अधिकारी हैं या फिर जो भी समानते हैं, मतलब कि जो जितने अधिकारी हैं उन्हीं को समानतो बोला जाता है। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन लोगों के ऊपर अधिकारियों या समानतों का कोई नियंत्रण नहीं था, मतलब कि उन पे कोई हक नहीं था उनका। देखो, राजा ने जमीन था किसको दी, राजा ने जमीन उसको दी जिनके ऊपर नियंत्रण था किसी और का, ठीक है। अगर लोगों के ऊपर किसी और का नियंत्रण होगा ना, तो वो अपनी सरकार बना लेगा, उस राजा को हटा के अपनी सरकार बना लेगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? समझ में कैसा नहीं आया वाला? चलो फिर उसके बाद कह रहे कि जैसा कि पशुपालक, संग्राहक, शिकारी, मछुआरे, शिल्पकार, ठीक है। तो कह रहे कि घुबक्कड़ तथा लगभग एक ही स्थान पर रहने वाले लोग, पता शिल्पकार कैसे बोलते हैं, सब जगह घूमते हैं लेकिन एक जगह आके रहते हैं। और जगह जगह घूमकर खेती करने वाले लोग, सामान्य ऐसे लोग अपने जीवन और आदान प्रदान के विवरण नहीं रखते थे। देखो भाई, यहाँ पे इतना बता रखा है, सारे सारे लोग कौन थे जिनके ऊपर समानतो या जिसको बोलते हैं अधिकारी को कोई अधिकार नहीं था, कोई नियंत्रण नहीं था। ये वो सारे सारे लोग हैं, मतलब पशुपालक हो गया, संग्राहक हो गया, शिकारी हो गया, मछुआरा हो गया, ये सारे सारे लोग हैं। बात समझ आ गई? फिर सुनो, नेक्स्ट मेरे पास जो टॉपिक है वो मेरे पास है भाई, हाँ, नगर एवं व्यापार की बात करते हैं। उस टाइम नगर और जो बिजनेस है वो चलते कैसे थे। सबसे पहले तो मेरे पास है नए नगर की बात करते हैं, ठीक है। मेरे पास पहला टॉपिक क्या भाई, नया नगर है। फिर कि आइए उन नगरों की बात करें जिनका विकास लगभग 6वीं शताब्दी ईसवी पूर्व में, समझ रहे हो ईसवी पूर्व का मतलब क्या है, ठीक है, तो इस टाइम हो चुका था। फिर उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्र में हुआ। जैसा कि हमने पढ़ा है, इनमें से अधिकांश नगर महाजन पदों की राजधानी है। भाई महाजन पद क्या होते हैं, महाजन पद क्या होते हैं, महाजन पद किसे बोला गया यहाँ पे, तुम सबको याद क्या रहता है भाई? पता किसे क्या था महाजन पद? भाई ऐसे काम चलेगा, राज्य को बोलते हैं महाजन पद, दिमाग खराब कर रखा है। तो वही कह रहा है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ, जैसा कि हमने पढ़ा है कि इनमें अधिकांश नगर महाजन पदों की राजधानी। देखो ऊपर जो भी ये बात कर रहा है ना भाई कि नगर एवं व्यापार, कह रहे कि आइए उन नगरों की बात करें जिनका विकास लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। तो कह रहे कि चलो भाई हम ना ऐसे नगर की बात करते हैं जिनका जो एक तरीके से मान लो विकास जो हुआ है, जो पहले ही विकसित हो चुका है, पहले अच्छे लेवल पे है, भाई वो मेरे पास कब है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। और भाई ये कौन कौन से, ये कह रहे कि ये उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्र में हुआ है, जो उपमहाद्वीप है उनके अलग अलग क्षेत्रों में हुआ है। कि जैसा कि हमने पढ़ा है, इनमें से अधिकांश नगर महाजन पदों की राजधानी थे, ठीक है। बस तुम्हारी क्या बोल रहा हूँ,
भाई इसमें हमारे पास क्या लिखा है कि जो ज्यादातर जो नगर थे ना वो किसी न किसी राज्य की राजधानी थी। ठीक है, उसके बाद कह रहे कि प्राय सभी नगर संचार मार्गों के किनारे बसे थे। भाई देखो जितने भी नगर थे ना वो सारे सारे कहाँ बसे थे भाई? देखो कह रहे कि प्राय सभी नगर संचार मार्गों के किनारे बसे थे। देखो जितने भी नगर थे ना वो सारे के सारे ऐसी जगह बसे थे जो कि एक जगह से दूसरी जगह कोई सी भी जानकारी आसानी से पहुंचा सकते हैं। बस भाई एक जगह से दूसरी जगह कोई सी भी जानकारी आसानी से पहुंचा सकते हैं। उसके बाद फिर कि पाटलिपुत्र जैसे कुछ नगर, देखो पाटलिपुत्र, अच्छा पाटलिपुत्र क्या है? पाटलिपुत्र क्या है? अभी अभी तो मैं बताता हूँ, राजा की पुत्री क्या था पाटलिपुत्र? पाटलिपुत्र क्या है? मैं पटना था यार, क्या है? थोड़ा याद कर लो इन सबको भाई। कह रहे कि पाटलिपुत्र जैसे कुछ नगर नदी मार्ग के किनारे बसे थे। उसके बाद फिर उज्जैनी जैसे नगर भूतल मार्गों के किनारे थे। भाई भूतल पता क्या होता है? किसी नीचे वाले इलाके पे। ठीक, उसके बाद कह रहे कि इसके अलावा पुहार जैसे नगर समुद्र तट पे थे। और जो पुहार जैसे जो नगर है वो कहाँ पे थे? समुद्र तट पे। फिर जहां से समुद्री मार्ग प्रारंभ हुए। अब भाई यहीं से ना लोग नाव बना बना के एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। अच्छा तुम सब मुझे बताओ, ये जो बड़े बड़े जो कंटेनर होते हैं ये एरोप्लेन में जाते हैं या कैसे जाते हैं? पानी वाले जहाज में, क्योंकि अगर पता है एरोप्लेन से लेके जाएंगे ना, जितने कंटेनर नहीं होगा उससे 100 गुना ज्यादा खर्चा आ जाएगा पेट्रोल का। तुम्हारी बात क्या बोल रहा हूँ? फिर सुनो, कह रहे कि मथुरा जैसे अनेक शहर व्यावसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के जीवांत केंद्र थे। भाई जीवांत केंद्र का मतलब जो बदलते रहते हैं, जो जिंदा है। ठीक है, जो अभी भी चलित में है। देखो मैंने क्या बताया कि भाई जो मेरे पास कह रहे मथुरा जैसे अनेक शहर व्यावसायिक, व्यवसाय का मतलब क्या है? बिजनेस, व्यवसाय से संबंधित। ठीक है, उसके बाद है सांस्कृतिक, अपनी परंपरा, समझ रहे हो संस्कृति क्या होती है? संस्कृति अपने अपनाना, परंपरा। और राजनीतिक गतिविधियों मतलब कि राज करने के तरीके वगैरह के जीवांत केंद्र। भाई यहाँ से ज्यादातर राज वगैरह चलाए जाते थे, इस जगह से ज्यादातर राज चलाए गए। फिर सुनो, अगला मेरे पास है भाई नगरीय जनसंख्या। नगर की जनसंख्या के बारे में बात करते हैं। भाई तुम्हें देखो हिस्ट्री के अंदर ना बहुत सी बातें बस समझनी होती है। जब तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे ना तुम सारी बात समझ लो, तुम्हें याद क्या करना है। तुम बस सारी बात सुनते चलो, भाई ऐसी ऐसी बात होती है, ऐसी बातें भी होती हैं, सारी बात पूरा समझ जाओगे ना। जब तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे तुम नोट्स पढ़ोगे एक बार याद करोगे, तुम्हें खुद ब खुद पता लग जाएगा भाई तुम्हें याद क्या करना है। फिर जो तुम्हारे पास एनसीईआरटी क्वेश्चन है ना उसे सॉल्व करो, तुम्हें खुद पता लगेगा कि भाई कैसे होता है। अच्छा पहले आंसर देख के पढ़ लिया करो, उसके बाद अपने आंसर लिखो। एनसीईआरटी जो है उसके आंसर पहले पढ़ के पढ़ लो, फिर खुद लिखो इसके आंसर। अब कह रहे हैं देखो नगरीय जनसंख्या है। सुनो, कह रहे संप्रभात वर्ग और शिल्पकार। देखो शिल्पकार क्या होते हैं भाई? शिल्पकार क्या होते हैं भाई? शिल्पकार वो व्यक्ति होते हैं जो किसी न किसी प्रकार के, हम जैसे मान लो कि चलो कि किसी न किसी कला में बहुत ज्यादा बखूब होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, उसके बाद भाई क्या है कि हमने पढ़ा है कि शासक वर्ग और राजा किलेबंद नगरों में रहते थे। हम सबको पता है जितने भी जो शासक वर्ग जो है और जितने भी जो राजा है वो शासक कहाँ रहते थे भाई? किले मतलब कि किलेबंद नगर में। किलेबंद नगर क्या होते हैं तो बताना भाई? किलेबंद नगर क्या होता है? किलेबंद नगर समझा थोड़ा सा, थोड़ा फोकस रहा करो वीडियो में जब भी जैसे भी क्लास ले रहे हो। भाई जो भी जहाँ पे राजा कहाँ रहते थे राजधानी में, तो महाजन पद की जो राजधानी होती थी उसके अंदर राजा रहते थे। राजा ने पूरी की पूरी राजधानी को किले से घिरवा रखा था। ठीक है, ताकि कोई बाहर का हमला हमला ना करता है। ठीक है, सुनो अब यहाँ पे कह रहा है कि यद्यपि इनमें से अधिकांश स्थलों पर व्यापक रूप से खुदाई करवाना संभव नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे ना ज्यादा खुदाई करवाना पॉसिबल ही नहीं है। अगर हमें कुछ भी पुरानी बातें पता लगानी है तो यहाँ पे क्या है कि भाई हम पुरानी बातों को मतलब कि इतनी गहरी खुदाई करवाना पॉसिबल नहीं है। फिर क्या है कि क्योंकि आज भी इन क्षेत्रों में लोग रहते हैं। भाई इन क्षेत्रों में आज भी लोग रहते हैं, ये जो बता रहा हूँ जहाँ पे राजा आज भी यहाँ पे लोग रहते हैं। भाई इसको क्या बोलते हैं? हड़प्पा शहरों से अलग है लेकिन वो,
जहाँ पे लोग रहते हैं ना, वहां पे क्या हड़प्पा शहर से वो अलग है, बस इतना इतना ध्यान रख के चलना है। यहाँ पे कह रहे कि रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के विभिन्न प्रकार के पुरावेश मतलब कि हाँ भाई पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे कह रहे कि देखो लोग अभी भी रहते हैं वहां पे, लेकिन फिर भी वहां पे बहुत ही पुराने पुराने अवशेष मिले हैं। अवशेष का मतलब क्या भाई, पुराने पुराने चीजें चीजें वगैरह मिली है। उसके बाद इनमें उत्कृष्ट श्रेणी की मिट्टी के कटोरे थालियां मिली हैं, जिन पर चमकदार कलाई चढ़ी है। बात समझ आ गई भाई, यहाँ पे क्या मिला, मैंने बोला कि इनमें उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे और थालियां मिली हैं, मतलब कि सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी की मिट्टी। अच्छा तो तुम्हें पता है चाइना मिट्टी क्या होती है? जो तुम्हारे घर में जो कप जो कप है ना, वो सारी की सारी चाइना मिट्टी से बनती है। समझ में आ रही बात? जो कप होते हैं जो नॉर्मल से प्लेट जो गिरकर टूट जाती है, ये सारी की सारी चाइना मिट्टी से बनी है। ठीक, तो अब इसमें वही कह रहा है कि उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे थाली मिले हैं, जिन पर चमकदार चमकदार कलई चढ़ी है। कि उसके बाद कह रहे कि इन्हें उत्तरी कृष्ण मर्जिता पात्र कहा जाता है। भाई इसको क्या बोलते हैं? इसको इसको उत्तरी कृष्ण मार्जिता पात्र बोलते हैं। ठीक है, फिर कह रहे कि संभवतः इनका उपयोग अमीर लोग किया करते होंगे। भाई नॉर्मल सी बात यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हो सकता है इनका जो प्रयोग कौन करते हैं, अमीर लोग किया करते होंगे। भाई मुझे बताओ कि यहाँ पे इतनी मजबूत मिट्टी और चांदी की प्लेटिंग लगा रखी है, अमीर तो यूज करेंगे? तुम्हारे घर में है सोने की थाली? नहीं है ना, समझ रहे हो कितना गरीबी है। सुनो, है तुम्हारे घर में पीतल की? मेरे घर में बतेरी पड़ी है, पीतल कांसा, ये तो बहुत है। सुनो भाई, कह रहा साथ ही सोने चांदी कांसा तांबे हाथी मतलब हाथी के दांत और शीशे जैसे तरह तरह के पत्थर से बने गहने उपकरण हथियार बर्तन सीप और पक्की मिट्टी मिली है। भाई ये सारी सारी चीज भाई मिली है। समझ रहे हो क्या क्या चीज मिली है वहां पे? उसके बाद भाई आगे कह रहा है कि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व आते आते हमें कई नगरों में छोटे धनात्मक अभिलेख प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भाई जो जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते हमें ना बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मिली है। कह रही कि इनमें दाता के नाम के साथ साथ प्राय उनके व्यवसाय का उल्लेख भी होता है। अब भाई जितनी चीजें मिली है ना, जो भी पात्र वगैरह मिले हैं, उनमें जिसका पात्र है उसके साथ उसके नाम के उसका नाम लिखा हुआ है। उसमें ये लिखा भाई करता क्या है बंदा ये। अगर किसी के सबूत मिले ना तो उसमें क्या है कि सारी की सारी बातें लिखी हुई भाई कि ये जो पर्सन है ये करता क्या एक्चुअल में। उसके बाद ठीक है, इनमें नगरों में रहने वाले धोबी। ठीक है भाई, कौन से इसमें नगरों में रहने वाले धोबी और हाँ भाई धोबी, उसके बाद है बुनकर, फिर जाके लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लोहकार, अधिकारी, धार्मिक गुरु, उसके बाद है और व्यापारी और राजाओं के बारे में विवरण लिखे होते थे। भाई देखो अब वो जितनी चीज मिली ना उसमें इन सबके बारे में छोटे छोटे विवरण लिखे हुए हैं। समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ? जो भी हमारे पास जो पुराने अभी जो लिखे हुए मिले ना, उसके अंदर इन सब के बारे में लिखे हुए मिले। ठीक, कभी कभी उत्पादकों और व्यापारियों, क्या बोला मैंने कि कभी कभी उत्पादकों और व्यापारियों के संघ का उल्लेख भी मिलता है। तो इसमें कभी कभार क्या होता है कि जो भी उत्पादक और जो बड़े बड़े जो व्यापारी है उनके बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। समझ में बात क्या बोल रहा हूँ? फिर जिन्हें श्रेणी कहा जाता है, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि श्रेणी क्या है, ठीक है, तुम क्या बोलोगे भाई कि वो सभी मतलब कि वे सभी एक तरीके से मान लो अभिलेख जिनके अंदर स्टार्टिंग में था बुनकर से पहले क्या बोलता मैंने? हाँ, धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लोहाकार, अधिकारी और धार्मिक गुरु, व्यापारी और राजाओं के बारे में विवरण लिखे होते हैं, उसी को श्रेणी बोलते हैं। बात में आ गई? फिर सुनो, कह रहे कि ये श्रेणियां संभवतः पहले कच्चे माल को खरीदती थी। वही जो श्रेणी थी ना, वो मतलब कि 60 साल पहले किसको खरीदते थे? जो कच्चा माल है उसको खरीदते थे, और फिर कह रहे कि फिर उनसे सामान तैयार कर बाजार में बेच देती थी। देखो पहले सामान तैयार कर लिया, कच्चा माल खरीदा, सामान तैयार किया, उसके बाद उसको बाजार में बेच दिया। कह रहे कि यह संभव है कि शिल्पकारों ने नगर में रहने वाले असंभ्रांत लोगों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कई प्रकार के लोह उपकरण का प्रयोग किया। देखो अब भाई यहाँ पे ना बस नॉर्मल सी बात यहाँ पे करें, शिल्पकारों ने शिल्पकार जो है उन सब ने जितनी भी वस्तु वगैरह बनाई है, भाई मैं शिल्पकार जो कलाकारी करते हैं, तो शिल्पकारों ने यहाँ पे देखा कि भाई जो भी लोग हैं, जितने भी नॉर्मल लोग हैं, उन सबकी मांग देखते हुए उन्होंने बोला भाई हमें सोने की थाली चाहिए, तेरी सोने की थाली तैयार।
हमें मिट्टी के बर्तन चाहिए, तेरे मिट्टी के बर्तन तैयार, ठीक है। तो ये सारी सारी चीजें होती है, समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर भाई। देखो और ना उसके बाद ना ये जो तुम्हें ऊपर जितने बॉक्स दिखे, ऊपर जितने भी बॉक्स हैं, पेज पलटो एक बार। पहला बॉक्स तुम्हें दिखेगा नीला वाला, ये जो कटी हुई मूर्ति रखी है उसके साइड में दिखा नीला बॉक्स। इन बॉक्स को पढ़ो पहले, जहाँ पे नगरीय नगरीय जनसंख्या लिखी है उसके साइड में नीले बॉक्स है, मतलब पाटलिपुत्र का इतिहास, ठीक है। पाटलिपुत्र के इतिहास के बारे में पढ़ना है। उसके बाद जो तुम्हारे पास जो अगला है तुम्हारा जो है पेज नंबर कौन सा भाई, हाँ 42 पेज नंबर पे, 42 पे पाटलिपुत्र का इतिहास है, इसको पढ़ना है। उसके पिछले पेज पे पेज नंबर 41 प्रभावती गुप्त और दंगुन गांव, इसके बारे में पढ़ना है। इसे पढ़ो भी, जो दिक्कत आती है वो बताना मेरे को। फिर उसके पिछले पेज पे पेज नंबर 40 पे, पेज नंबर 40 पे जो तुम्हारे पास अगला लिखा हुआ है वो तुम्हारे पास क्या है भाई, एक छोटे गांव का जीवन। ये सारे के सारे टॉपिक पढ़ो, उसके बाद जो उसका जितना भी है वो सारा देखते हैं उसकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।